नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे सुष्मिता सिंघा से, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बिहार के पटना में दानापुर कैंट में जन्म लेने से लेकर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और खुद को इस रूप में स्थापित करने तक का ये सफर बड़ी ही बहादुरी से तय किया है। दोस्तों, आपको बता दें, अपने करियर के प्रारंभिक दौर में ये बनना चाहती थी एक पत्रकार, जबकि इनके पिता चाहते थे कि ये एक IAS ऑफिसर बने। हालांकि इन्होंने किया वही जो इन्होंने ठान लिया। तो दोस्तों, बतौर महिला पत्रकार इन्होंने अपना सफर शुरू किया और फिर विज्ञापन के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित की और इस क्षेत्र के अलावा खुद को इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी लगाया। जी हाँ दोस्तों, चाहे समाज सेवा हो, पत्रकारिता हो या विज्ञापन, हर क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया और अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। और अब ये फिर से अपने एक अलग मकसद के साथ अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल पड़ी है। जी हाँ, ये उदयपुर टेल्स की को फाउंडर है और इस स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने के लिए प्रयासरत है। दोस्तों, सुष्मिता सिंघा की लाइफ की ये जर्नी देश की हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। इनके जीवन के अनुभव और प्रेरक किस्से देश के कई लोगों के जीवन में आज एक नया सवेरा लेकर आएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने इस जीवन काल में पत्रकारिता से लेकर विज्ञापन से लेकर सामाजिक कार्य, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास जैसे गुणों को अपने अंदर समाहित कर ये जीवन के हर मुश्किल दौर का सामना करते हुए कदम कदम पर आए संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ी और जिंदगी की हर कसौटी पर खरी उतरी। दोस्तों, ये मानती हैं कि यदि आपकी सोच सही है और नीयत अच्छी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी सूझबूझ से, समझदारी से उसका सामना करें और बिना हार माने जीवन में आगे बढ़ें और उस संघर्ष को सफलता में बदलने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इसी तरह की सोच रखते हुए ये अपने इस सफर को निडरता से पार कर पाई है और आज इतनी कामयाब है। दोस्तों, इनकी हिम्मत, हौसले और जीत के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। और अब आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मैं सुष्मिता सिंघा और मेरा जन्म दानापुर कैंट पटना में हुआ, जो बिहार में है। और क्योंकि मेरे पिताजी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, हम लोग बहुत सारी जगहों में हम लोग घूमे और बचपन से हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, क्योंकि पढ़ाई और किताबें बहुत घर में रहती थी। लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत तगड़ा माहौल था। मेरे पिताजी बैडमिंटन खेलते थे और मैं लड़कों के बीच में बड़ी हुई, क्योंकि मेरे 3 बड़े भाई हैं और मेरे चाचा के 3 बेटे हैं जो मुझसे छोटे हैं। तो 3 बड़े भाई और 3 छोटे भाइयों के बीच में मैं अकेली थी और कुछ भी ऐसी आदतें मुझ में नहीं थी जिससे कि माँ को लगता कि भाई एकदम शी इज़ अ वुमन लाइक गर्ल। और हमेशा कहती थी इसकी शादी नहीं होगी। रॉड लेके लड़ाई करना, मारपीट करना, फ्री स्टाइल कुश्ती करना, ये सब मेरे फितरत में भी था और मुझे मज़ा भी आता था बहुत। और हमसे जो ठीक बड़े भाई थे, 8 साल बड़े, उन्होंने मुझको बहुत इनकरेज किया कि अपने स्ट्रेंथ को, फिज़िकल स्ट्रेंथ को फुली हम यूज़ कर सके। और इस वजह से शायद थोड़ा हमने ज़्यादा ही यूज़ कर लिया कभी कभी, लेकिन मेरे बहुत काम भी आया। और बहुत कम उम्र से हमने स्कूटर, मोटरसाइकिल सब चलाना शुरू किया और बहुत श्रेय मैं अपने ब्रदर को देती हूँ। बहुत उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया। तो देहरादून से हम सागर गए, मध्य प्रदेश, जहाँ से मुझे साफ याद है सागर का तो क्लास 1 से क्लास 3 तक थे। और उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ में हुआ और लखनऊ में रहने के बाद वो नॉन फैमिली स्टेशन में चले गए, तो हम लोग लखनऊ काफ़ी सालों तक रह गए। लखनऊ में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती लोगों से हुई और ऐसे दोस्त हमारे बने स्कूल में जिनके साथ मेरी आत्मीयता आज भी है और वैसी ही है।
तो बहुत हमारे घर में क्योंकि पढ़ाई का माहौल थोड़ा था, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, हम लोग को पिक्चर नहीं देखने देती थी या फिल्म मैगज़ीन में पलट नहीं सकती थी। लेकिन मैंने सभी कुछ किया, जैसे लड़के छिपके करते हैं मैंने भी वही किया। भाई को सिगरेट पीते देखा तो बोला कि तुम सिगरेट पीते हो, बता देंगे माँ को, मुझे पिक्चर जाने दो। तो ऐसे करके मैंने अपना रास्ता बनाया। लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूरा वक्त मैं कहानी की किताब नहीं तो बाहर गुल्ली डंडा खेलती थी या क्रिकेट खेलती थी। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कानपुर हुआ और वहाँ पर क्योंकि सेशन का फ़र्क था, बहुत जीवन का बहुत बड़ा मोड़ यहाँ पे आया। तो जिस स्कूल में हमको ले जाया गया भर्ती के लिए, तो वहाँ पर 6 महीना हमारे आगे चल रहा था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि इनका तो 54-55% मार्क्स है, तो इनको प्रमोशन तो दे ही नहीं सकते हम, क्योंकि 6 महीने ही क्लास 9 में रहेंगी, तो इनको रिपीट करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत, मेरे ईगो को बहुत हर्ट हुआ ये। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता। तो मैंने कहा कि भाई हमें पढ़ने दीजिए, मार्क्स नहीं आएगा तो आप रख लीजिएगा। चलिए 55 से मैं 60-62% पे पहुँची। लेकिन अब 10th के लिए जब बात उठी 6 महीने बाद, तब उन्होंने एकदम शी पुट हर फुट डाउन और बोली कि नहीं, यदि 75% के ऊपर मार्क्स नहीं आएगा तो हम एकदम क्लास 10 में प्रमोट नहीं करेंगे। तो उस वक्त से एक्चुअली मैंने पढ़ाई शुरू की और ऐसी पढ़ाई की कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया। और मुझे तो नेशनल स्कॉलरशिप मिला, मेरे मदर को सबसे ज़्यादा हमको लगता है उससे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुसीबत भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि वो ने मुड़ के कहा, करे तुम तो इतने मार्क्स ला सकती हो, पहले तुम मार्क्स ही नहीं लाती थी। अब जो प्रेशर रहा मुझ पर पढ़ाई का, क्योंकि अब मार्क्स लाना ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा से मार्क्स अच्छे रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑनर्स लेके पढ़ा इंग्लिश का, और सब कुछ करते हुए हमने पढ़ाई की। माँ का देहांत हो गया, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, 4 दिन के बाद ही इम्तिहान था, मैंने दिया और फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुई। और तो बहुत ही एकदम मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स थे, लेकिन पास हो गए फर्स्ट डिवीज़न से। और फिर एमए में मेरिट होल्डर रही। लेकिन इसके साथ साथ मैंने नेशनल डिबेटिंग, बैडमिंटन, कॉलेज प्रीमियर रही, यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट रही यूनियन की, ये सब कुछ चलता रहा मेरे साथ। और मुझे ना बहुत कमाने का शौक़ था। मैंने 12th पास किया, तो क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे, हमको लगा क्या किया जाए कि हाथ में कुछ पैसे आए। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जो मुझसे 1 साल जूनियर थी। लेकिन उसकी मदर आई, उन्होंने पैसे नहीं देके मुझको एक परफ्यूम को बॉटल दे दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे 200 रुपये मिलते, तो उस वक्त 200 रुपये बहुत होते थे, 81 की बात कर रही हूँ मैं, और एक परफ्यूम का बॉटल दे दिया। अब मैं कुछ बोल भी नहीं पाई उनको। लेकिन इससे मुझे सीख मिली कि पैसों की बात कर लेनी चाहिए। और ग्रेजुएशन करते करते मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, जिसमें सब मेरे सीनियर्स पढ़ाते थे और मैं मैनेज करती थी। और उस वक्त से अपने ऊपर निर्भर होना और अपने खर्चों के लिए पैसे निकालना, ये मैंने सीखा। और इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और मैंने पूरी ज़िंदगी 19 साल के वर्ष से लेकर आज की उम्र तक, मैं 59 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना मेरे माँ के सामने, ना मेरे पिताजी के सामने, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ईश्वर ने दिया। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। मेरे पिताजी चाहते थे मैं IAS ऑफिसर बनूं। ये लेके बड़ी लड़ाई हुई घर में हम, तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो फिर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं एकदम टोटली क्रांतिकारी मेरे मन में होता था कि ये गलत हो रहा तो ये करना चाहिए। बन गई जर्नलिस्ट भाई। BA MA करते करते वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पटना में शुरू हुआ और मुझे बाई लाइन मिल गया। और मैं बाकी जर्नलिस्ट के साथ, मैं एकदम 19-20 साल की लड़की थी, मैं भी एकदम फुल उसी तरह लिखती थी। लेकिन एक दिन, मैं नाम नहीं लूँगी, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ से मेरे घर के लैंडलाइन पे फ़ोन आया। तब तो मोबाइल हुआ नहीं करता था। और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम 3 महीने अब घर से नहीं निकलोगी, क्योंकि उन लोगों ने थ्रेट कर दिया किसी ने कि आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, आपकी बेटी को संभाल लीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। बिहार आप लोग जानते ही हैं। लेकिन खैर 3 महीना तो नहीं गुजरा, 15-20 दिन के बाद फिर निकली और फ्लड का सिचुएशन था, हम लोगों ने कवर किया। मुझे, लेकिन मेरा लिखना मेरा फर्स्ट लव है। मैं बहुत पसंद करती हूँ लिखना, मुझे अच्छा लगता है लिखना, कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। और लेकिन मुझे एडवर्टाइजिंग का भी शौक़ चढ़ा उस वक्त। तो मैं गई कहीं पर, मुझे एडवर्टाइजिंग में नौकरी मिल गई। MA कर रही थी मैं, तो मैं पार्ट टाइम वहाँ काम करती थी और MA की भी पढ़ाई करने लगी। और करते करते 23 साल की उम्र में मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल दी। और मैं बिहार की, एकदम फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ, सृजन एडवर्टाइजिंग जो हमारी थी, बिहार की टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उसका नाम हुआ। लेकिन सरकार बदली, बहुत सारी दिक्कतें आई और हम दिल्ली आ गए। तो ये जो एक लंबा हमारा चला सिलसिला, इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी मेरे कैरेक्टर में एक पॉइंट था
मैं स्कूल में जब थी सेंट एग्नेस लोरेटो में लखनऊ में, तो LTS लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस बोल के एक वो चलता था, जिसमें 9th के बच्चों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती थी और सोशल वर्क करवाया जाता था। मैं प्रिंसिपल से लड़ा के 6th में मैंने ज्वाइन किया और तब से मुझ में सोशल वर्क का एक भूत सवार हुआ, और ऐसा कि मैं कुछ भी दे के लोगों की मदद करना चाहती थी और फिर उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन सबसे अच्छा लगता था कि छोटे बच्चों पे रुआब डाल के पढ़ाना उनको, 1 साल 2 साल छोटे। और जैसे लोग पार्टीज़ करते हैं या किटी पार्टीज़ में जाते हैं, मेरा सोशल वर्क ज़िंदगी भर वैसा ही चला। मैंने कोई भी चीज़ कभी सोशलाइज पर से नहीं किया, और मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया। मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए काम करने लगी, अपने और दोस्तों को मिला के, सीनियर्स को मिला के। पिताजी से मैंने कमरा बोला कि खाली करवा दीजिए, उन्होंने दिया। या ऑल थ्रू कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी में आई तब भी किया। हर समय करती है, मैं कभी भी कोई ब्रेक नहीं हुआ मेरे उसमें। कुछ साल दिल्ली में जब थी, शुरुआत में नहीं हो पाया, बच्चे छोटे थे, लेकिन करते करते एडवर्टाइजिंग से होते होते दिल्ली में भी एडवर्टाइजिंग करने लगी। ज्वाइन किया मैंने लिंटास में। फिर एक मोड़ आया, मैंने सोचा क्या कर रहे हैं अब, इसको हम प्रोफेशनली करते हैं। और मैंने एक बहुत बड़े NGO को ज्वाइन किया, सुलभ इंटरनेशनल, जहाँ जो सैनिटेशन सबसे बड़ा NGO माना जाता है भारतवर्ष में। और उस समय ऐसी कड़क महिला और कम उम्र की किसी गले नहीं उतरी, लेकिन हमारे जो बॉस थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और आई हेडेड सुलभ इंटरनेशनल। और हमको वहाँ पर ना, क्योंकि टॉयलेट्स हुआ करते थे स्लम्स में, कब्जा कर लेते थे लोग और कैश नहीं देते थे, तो मैं रात को 1 बजे भी जाती थी वहाँ पर वो करने के लिए, चेकिंग करने के लिए। हमको उन लोगों ने थ्रेट किया कि एसिड मार फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर एनीवेज, क्या हुआ नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली वी वर एबल टू क्लियर ऑल द टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड आई बिकेम द नेशनल चेयरमैन फॉर मेंटेनेंस, जो एकदम ही महिलाओं का वो नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया। सुलभ में हर तरीके का काम किया। व्हेन आई बिकेम सीनियर, आई वाज रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद ऑफ कोर्स सुपरविजन ऑफ डॉक्टर पाठक। और उसी दौरान अफ़गानिस्तान में काम करने का मौका मिला। हमारे कोई जानने वाले थे, वो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान तुरंत तालिबान से फ्री हुई थी, और उन्होंने कहा कि अरे तुम सब जगह कर रही हो, वहाँ नहीं जाओगी? तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान। बोला अरे तुमको क्या लगता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो? ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द अफ़गानिस्तान डेस्क। तो हमने कहा ठीक है जाएंगे। थोड़ा चैलेंज भी था। और वहाँ के काबुल के मेयर आए हुए थे। मेयर इज़ इक्वल टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जैसे होते प्रोविंस के। तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ, तो सुलभ में बुलाया। उन्हें देखा वेखा, मीटिंग हुई, बात तय हो गई। हम लोग गए, मीटिंग्स की वहाँ पर, और बहुत सारी मीटिंग्स हुई। उस दौरान हमारे होटल पे मिसाइल अटैक हुआ, और ऐसा रहा कि मिसाइल दीवार से टकरा के नीचे गिर गई, तो पूरे होटल का शीशा चूर चूर हो गया। तो यदि अंदर गिरता तो हम शायद आज आपके सामने नहीं बैठे होते। तो इंडियन एम्बेसडर मिलने आए थे हम लोग से होटल में, और उन्होंने हमसे पूछा, जाते वक्त हमको छोड़ने गए तो हमसे पूछा कि विल यू कम बैक सुष्मिता? तो आई सेड ऑफ कोर्स आई विल। ही सेड आई लाइक दैट, सो नाउ द प्रोजेक्ट इज़ योर्स। और काम शुरू हुआ, और हम लोग ने प्रोजेक्ट लिया, सब कुछ तैयारी हो गई। जिस इंजीनियर को और प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र को आना था काम करने के लिए, लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसी वक्त किसी इंडियन टेलीकॉम इंजीनियर का कान काट दिया था तालिबान ने। तो उनके घर से एकदम हो गया कि नहीं जाएंगे। 1 महीने तक आगे पीछे चलता रहा, काम नहीं। उसके बाद मालूम चला कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि काम शुरू नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर पाठक ने हमसे बुलाया, बोला सुष्मिता अब क्या करें? तो हम बोले सर हमको क्यों बोल रहे हैं आप? बोले काम तो करवाना, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं हैं, इस वजह से। हम टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम काम समझते हैं, लेकिन टेक्निकली हम क्योंकि उस फील्ड से नहीं हैं। एक और आदमी को भेजा गया, वो 15 दिन में वापस आ गया अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत हम लोग के सर पे आन पड़ी थी। हमारे एक इंजीनियर थे, बहुत अच्छा लड़का है सुनील। उसको हमने कहा कि सुनील अब तुम और हम ही जा सकते हैं। तो बोला मैडम कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा पहले मुझ पे होगा, उसके बाद तुम पे हो, तुम चलो। और जब मैंने अपने पिताजी को बोला, बहुत गुस्सा हुए। बोले कि तुम्हारे ऑफिस में कोई मर्द नहीं है? हम कभी नहीं भूलेंगे ये लाइन। हमने कहा क्यों, हम तो हैं। बोले तुम मजाक सोचता है। बहुत नाराज़ हुए, बिकॉज उनको ना डर था कि हम तालिबान को शिफ्ट किए हुए 1.5-2 साल ही हुआ था, वहाँ का माहौल तभी भी बहुत क्लीन नहीं था। और क्या अच्छा समय गुजारा हमने अफ़गानिस्तान में। हम 2 साल रहे, और हमने घर लिया जहाँ पर लोकल्स रहते थे। हमको बोला गया था इंडियन एम्बेसी से कि आप यहाँ पे बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है वहाँ रहिए। तो हमने कहा वहाँ रहेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट हम ही लोग होंगे, एक तो इंडियन, उसके बाद महिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने कहा वहाँ नहीं रहेंगे, हम लोकल्स के यहाँ रहेंगे। अब एकदम सही डिसीजन रहा। बॉम्बिंग वहाँ हुई, हमारे इधर कुछ नहीं हुआ।
ऑल्दो तालिबान ने हमारे घर को मार्क किया था हमको मारने के लिए, लेकिन बच गए। हमारे पास 2 लेयर ऑफ गार्ड्स थे। वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है। जैद भाई हमारे भाई, बड़े भाई जैसे, उन्होंने अपने पर्सनल गार्ड्स हमको दिए थे अंदर रखने के लिए, और गवर्नमेंट के पास के भी गार्ड्स बाहर थे। तो इन गार्ड्स ने बोला कि तालिबान, हमको नहीं बोला, उन लोगों ने आपस में बात की, हमको 1 हफ्ते बाद बताया। हमको खाली बोला कि अभी 2 दिन आप बाहर मत जाइए, और जाएंगे भी तो गाड़ी अंदर ही बैठ के जाइएगा। तो बहुत अच्छा समय गुजरा अफ़गानिस्तान में, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो आप सोच नहीं सकते हैं। सामने गोली चलते हुए देखी, मैंने हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना रोमांचक हो रहा, इतना सुंदर देश है, लोग वहाँ के इतने अच्छे हैं। तो अफ़गानिस्तान का टेन्योर मेरे लिए तो बहुत मेमोरेबल है। हम लौट के आए, आई गेव अप माई जॉब, आफ्टर दैट वी गॉट अवार्ड, आई गॉट द गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान अवार्ड फॉर माई वर्क। और हमने पहले डॉक्टर पाठक से कहा था कि हम छोड़ देंगे अब, तो काम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। लौट के मैंने काम छोड़ा उसके 1 महीने बाद, और अपना फाउंडेशन सेटअप किया। और उसके बाद मैंने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया एज ए सेक्रेटरी जनरल। मैं पहले तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थी, मैं सेक्रेटरी जनरल बनी। लेकिन मेरा ये जो सोशल सर्विस का काम चलता ही रहा। फिर एक समय आया 3-4 साल बाद, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इतना समय इन चीज़ों में दे रहे हैं, एम्बेसडर से मिल रहे हैं या बिजनेस डेलीगेशन से मिल रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए हमने अपना जीवन सोचा था कि हम ये करेंगे, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि हम फाउंडेशन में फुल टाइम काम करेंगे, और ये कहते हुए हमने चेंबर में इस्तीफ़ा दिया। लेकिन हमको छोड़ने में वहाँ भी 7-8 महीने लगे, क्योंकि थोड़ा उन लोग चाहते नहीं थे उस वक्त किसी को ट्रेन करके। और उसी दौरान हम जगह ढूंढने लगे जहाँ पर हम बेस बनाएं। और सलील उदयपुर से हैं, और यहाँ तो हम लोग कहीं से घूमते हुए पहुँचे। हम उत्तराखंड गए थे, हमारे दोस्त बहुत चाहते थे कि हम वहाँ काम करें, लेकिन कुछ मसूरी के पास कोई हमें ना अंदर से देयर वाज नो कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड आई सेड ओके विल सी। और उदयपुर स्टेशन हमको याद है, ट्रेन से हम आए, या जैसे ही स्टेशन पे उतरे, नीचे उतरे, हमने सलील से कहा दिस इज़ द प्लेस, आई एम गोइंग टू वर्क हियर। एंड हमारी जर्नी यहाँ पे 8 साल पहले, 9 साल पहले शुरू हुई। उदयपुर से सिलसिला चालू हुआ। और एक अजीब सी बात है, हमको घर भी बहुत अजीब तरीके से मिला यहाँ पर। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहे थे, तो हम लोग जिस होटल में ठहरना था, ड्राइवर ने कहा कि वहाँ जाने के पहले फ़लाने होटल में देख लीजिए। बाहर से देखे बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहा था, तो मैंने सलील से कहा कि आप ही जाइए, हम गाड़ी में बैठे। तो अंदर गए, तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा, अंदर आके देखिए। तो बहुत अच्छा लगा। तो 2 दिन से टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ घूम रहा था और देख रहा था कि हमको घर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए ना, इनके जो ओनर हैं। और वो सामने ही खड़े थे, और उन्होंने हमको एक बहुत ही खूबसूरत घर, क्योंकि हम चाह रहे थे जंगल में, खुली वादियों में रहें, सिसरवा में एक हिल टॉप हाउस था, वहाँ भेजा। और चलते चलते मैंने अंदर घुसने के पहले हमने कहा कि हम इस घर में रहेंगे। और वहाँ से 4 साल हम वहाँ ठहरे, क्योंकि उस एरिया में घर ढूंढ रहे थे। हमने अपने ऑफिस से किसी को भेजा था यहाँ सर्वे करने के लिए, तो हमको पता था कि उदयपुर के इस एरिया में काम कहाँ करना है। तो वहाँ से काम शुरू हुआ, और उसी जगह पे बैठ के, माउंटेन रिज, उसी घर में बैठ के, एक दिन शाम को हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और हम सोचे कुछ किया जाए जो अलग हो, जिससे लोगों को जोड़ सके। म्यूज़िक भी होता है, थिएटर भी होता है। उसी तरीके से उदयपुर टेल्स स्टोरी टेलिंग की परिकल्पना हुई। स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल क्या होता है हम लोग जानते ही नहीं थे। हम लोगों ने सोचा कि स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो क्या है, उदयपुर में बैठे तो उदयपुर टेल स्टोरी टेलिंग। तो हुआ कि कैसे किया जाए, कहानी बोलना बुलाना, ऐसा नहीं लगे कि बच्चों की कहानी है। तो नेट पे सर्च किए तो मालूम चला तो बहुत बड़ी चीज़ है, एडिनबरा में बहुत बड़ा होता है, विश्व में बहुत अलग अलग जगह होता है। फिर रिसर्च करने के बाद हमने इसको पूरा संजोया, और हम लोग का पहला स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल 2017 में ट्रिब्यूट में हुआ। और उसके बाद लोग जुड़ते गए, कहानीकार आते गए, हम लोग का मज़ा बहुत आने लगा। 4th एडिशन में हम हैं, 1.5 साल बीच में नहीं हुआ, उधर 1 साल नहीं हुआ था। तो उदयपुर टेल्स में लोग सोचते हैं कहानी बच्चों के लिए होती है, नहीं, कहानी सबके लिए होती है, क्योंकि हम खुद ही कहानी है। कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से ख़त्म करते हैं, ये नहीं पता होता है। जब पहली दफ़े हमने ये उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल शुरू किया, माउंट किया, तो लोगों को समझ ही में नहीं आता था कि बड़े भी कहानी सुनते हैं कि नहीं। एक तो उनको समझाने में इतना टाइम लगा, बट व्हाट वाज मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ कि इतने कहानीकार हमें मिले, और गोंड के मिले, उनकी कहानियाँ अलग, रशियंस मिले, उसके बाद एक शामक स्टोरी टेलर है। मैंने आई वॉज टोटली ब्लोन अप। खाली मैं ही नहीं, इतने सालों, एकदम टोटली डिफरेंट। उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, और हम इवॉल्व भी हुए एज अ ह्यूमन बीइंग। इट्स बिन अ बिग एवोल्यूशन। और हमारे साथ जो लोग जुड़े
उनसे वो लोग जुड़ते ही गए, कोई कम नहीं हुआ। ये जो रिश्तों का बंधन बना और जो अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करने का जो एक्साइटमेंट है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, उदयपुर टेल्स। व्हेन यू रीड फ्रॉम अ बुक, यू रीड अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक, आप तो पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और भी होता है, या आप देख रहे हैं, तो जब आप बोलते हैं और जब कनेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग से, तो आपका ना एक आत्मीयता और शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस होता है। नानी दादी की कहानी हम लोग क्यों नहीं भूलते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाए। मुझे अभी भी याद है, मेरी नानी टार्जन की कहानी सुनाती थी। वो शुरू तो ओरिजिनली होता था, लेकिन टार्जन बाजार भी चलाता था, कपड़ा भी खरीदती, क्योंकि वो उनको एकदम बोर हो जाती थी अंत तक वो। तो जो कहानियाँ हमने बचपन में सुनी, किसी ने भी सुनी, इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि हम फुली उस स्टोरी टेलर के साथ हम जुड़े हुए, तो उनकी भावनाओं से जुड़े होते हैं, और वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, और उससे हमारे जीवन में हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। जैसे आपने बताया, ऑल्दो हमने एक कहानी जैसे पंच परमेश्वर है मुंशी प्रेमचंद का, इट हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट। मैंने क्लास 6 या 7 में पढ़ा था, और उसको कितने बार पढ़ा है। वो ना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सीख उससे मुझे मिला कि आपके साथ किसी की कितनी भी दुश्मनी हो या पसंद है, लेकिन जब आप जजमेंट की सीट पे बैठते हैं, आपके लिए सब बराबर होता है। यू कैन नॉट टेक साइड्स। इट हैज़ बीन अ ह्यूज लेसन इन माई लाइफ। और सेकेंड है हार की जीत। मैंने वो भी 6th में पढ़ा था, जिसमें आप किसी को धोखा देते हैं तो साधु जो कहता है, डाकू डिस्गाइज में आता है, क्योंकि वो साधु का घोड़ा चुराना चाहता है। तो साधु टर्न करके उसको बोलते हैं कि कभी ऐसा मत करना, लोगों को गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। शुड नेवर डिसीव पीपल, कम वॉट में। तो ये 2 चीज़ हमने कहानियों से सीखी है, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो और ये जो आपने कहा, एक दूसरे से बातचीत में, कहानी में भावनाएं बढ़ती हैं, याद रहता है। इसलिए ओरल स्टोरी टेलिंग, हमारी पूरी हिस्ट्री ओरल स्टोरी टेलिंग, वैलर, क्या कविताएं हैं, शौर गाथाएं हैं, सब ओरल स्टोरी टेलिंग, हिंदी इंग्लिश सब में, सब भाषाओं में है। कहानी क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि हम तब एक ऐसे दुनिया में खो जाते हैं जहाँ पर हमारे सब टेंशन दूर हो जाते हैं। ये रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है। हमें कहानियाँ इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हमें इसमें से सीख भी मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सपीरियंस दूसरे का सुनने पे हमारे अंदर प्रश्न भी उठता है, और हमारे जीवन में बदलाव भी आता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यदि आप अपने आप को रिलैक्स करके, एंजॉय करके अच्छा इंसान बनना चाहें, और एक जैसे लोगों के साथ मिलना चाहें, जिसमें एक कम्युनिटी बने, अच्छे लोगों की कम्युनिटी बने, तो कहानियाँ ज़रूर सुनें। मेरे रोल मॉडल्स 2 महिलाएं हैं। एक है महाश्वेता देवी, का नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत ही अच्छे घर की लेडी। हम मिले उनसे, हमने किसी से कहा था मिलवाने की, उन्होंने फ़ोन किया, बोली कल आ जाइए। मेरी मीटिंग थी, मैंने कैंसिल किया, मॉर्निंग फ़्लाइट ली, मैं उनके सीधे घर पहुँची, और शाम को वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके वापस। इतनी ट्रूथफुल और इतनी ऑनेस्ट मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा, और मैंने बहुत अनुभव किया है जीवन में, बहुत अनुभव किया है, मैंने हर देश में अनुभव किया, लेकिन इतनी ट्रूथफुल, क्लियर, स्ट्रेट वुमन या मैन, वुमन, ह्यूमन बीइंग में मैंने नहीं देखा। तो महाश्वेता देवी को मैं बहुत मन से मानती हूँ। और दूसरे एंड पे हैं गायत्री देवी। उनका पॉइज, उनका स्टाइल, एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उस समय में उन्होंने वो सब किया जो करना चाहती थी, और बहुत मुश्किल रहा होगा। ट्राउजर्स भी पहनती थी, सिगरेट भी पीती थी, सर भी कवर करती थी, ट्रेडिशन भी। शी वॉज अ कंप्लीट वुमन इन माई थॉट। तो मेरे लाइफ में इन दोनों का, दीज 2 women आर वेरी क्लोज टू मी, एंड दे आर माई रोल मॉडल्स। पॉइज, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस दोनों में है, एक दूसरे वर्ल्ड से है, एक इस वर्ल्ड से, लेकिन हैं तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग। सो आई बिलीव इन दीज 2 mantras, एंड हार्ड वर्क is the base of everything. Nobody really gets things because they're lucky, because they always question it inside, however much they say they don't. So if you have to be confident, if you really want to do something in life, you learn, relearn, undo, weave it back, but go to the end. That you have to do. So that is what it is. Now we are working here in the government schools with children for water conservation, for sanitation, and for intangible conservation, of which उदयपुर टेल्स इज़ अ पार्ट, बिकॉज मौखिक कहानियाँ दिखती नहीं हैं, ये इंटेंजिबल है, और कल्चर, स्टोरीज़, ये इसमें संजोया जाता है। तो इंटेंजिबल कल्चर को और हेरिटेज को संजोने के लिए उदयपुर टेल्स हैं,
and water is my focus, and I feel very strongly about water and also about recycling of waste. उदयपुर में मैं अंत करूँगी इस लाइन से, बहुत बुरा लगता है पिछले 4-5 सालों में इतना वेस्ट रामपुरा चौराहे से यहाँ तक लोग डंप करते हैं, उनको बुरा भी नहीं लगता है, और पंचायत उसका निकासी करना नहीं जानती, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वहाँ पर वो सीमा ख़त्म हो जाता है तो जाएगा कहाँ, यू कांट विश इट अवे, तो समबडी हैज़ टू डू समथिंग। तो ये दो चीज़ें हैं, हमको लगता है हम लोग को इस पे काम करना चाहिए, और सबसे पहले एजुकेशन पे। If you ask me what is more valuable in my life, education or experience, of course experience. I was a student of English literature, I did town planning, and I entered into a world which had nothing to do with literature for a very long time. I was working the technical field, and experience, there's nothing that can beat experience, because आप विद्या का इस्तेमाल कैसे करती हैं या करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। विद्या कितना आपने अर्जन किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पीएचडी स्टूडेंट्स हो जाते हैं। मेरी एक बार तकरार हो गई एक आईएएस ऑफिसर से एक काम के ऊपर, और यहाँ तक बात आ गई कि उन्होंने अपना किताब निकाला कि एक आईएएस नोटबुक होती है, बोले कि हमारे रूल में ये लिखा हुआ, बट आई हैड रेड इट एंड गॉन. It was my experience because I've always seen government officers, they come very well prepared. So I prepared myself equally well. Of course, I was advised by the IAS officer. He said, तुम जा रही हो, पढ़ के आना, ये बहुत strong officer है. And I had also read. So it was the experience of doing this, you know. मैं बहुत पढ़ी लिखी होती और मैं उस वक्त यदि I was just 27 years old, या 28 years old. If I had not been able to handle it, and later on we became such great friends. तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट एनी डे. खुशबू से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज वो होती हैं. खुशबू या साउंड ऑफ म्यूज़िक, कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक की आवाज़ आए तो हर सिंगार बोल के एक फूल होता है, सफ़ेद छोटे फूल, और वो बहुत बचपन में हमारा बहुत बड़ा घर है. मेरे फादर का जो घर था ब्रिटिश नील कोठी, बहुत ह्यूज बड़ा घर है. तो वहाँ पे एक हरसिंगार का पेड़ था, और क्योंकि उसमें बहुत फूल आते थे तो खुशबू भी बहुत आती है. अक्टूबर सितंबर एंड से अक्टूबर तक ही रहता है. मेरी माँ ने ना नीचे लिपवा दिया था, जो मिट्टी से लिपाते हैं जिससे गिरे तो उठा सकें. तो मेरा बहुत फेवरेट वो था कि हम उसको हिलाते थे, एकदम झड़ता है वो, और एक है ना बहारो फूल बरसाओ, और ज़ोर ज़ोर से हम गाते थे. अभी भी जब हमें हरसिंगार की खुशबू, मुझे एकदम वो बचपन का दिन याद आ जाता है. हमने यहाँ पे ठीक सामने हरसिंगार लगाया है, इसका ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठे हैं ठीक सामने, जिससे कि उसकी खुशबू. इस साल वो आया हरसिंगार, अब वापस वही बहारो फूल बरसाओ. ये गाना बहुत पसंद है. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये तो शुरुआत है. आप लोग सब जुड़िए. और ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत अटूट विश्वास है. I always tell my team, always I've said this, that the end should never be a question mark. You have to reach the end. There cannot be if and but there. How you reach is what is important, and what you can plan. It can be straight, you can go around and do whatever. लेकिन end जो है, and a successful end can never be a question mark, and I believe very strongly in that. And the last thing I would like to say before I end, that if your intent is good, यदि आप सही सोचते हैं कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस नहीं देगा, जो आप खुद चाहते हैं. और सक्सेस हमेशा पैसों का नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन का होता है, रिश्तों का होता है. और सबसे पहले तो अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. आप यदि कंटेंट और सेटिस्फाइड हैं तो आपसे ज़्यादा खुश और अच्छे किस्मत वाला कौन हो सकता है. तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ. नमस्कार. आबाद रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. दोस्तों, आप सुन रहे थे उदयपुर टेल्स की को-फाउंडर सुष्मिता सिंघा की सफलता की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी. ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं.
Tell your story, inspire, and build your brand with the power of video. Jai Hind, Jai Bharat.